हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ का सेकंड लेसन जो है हमारा वर्क एंड एनर्जी। और इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले वो है हमारा टॉपिक फर्स्ट है हमारा वर्क, सेकंड है एनर्जी, थर्ड मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, फ्री फॉल। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को क्या करें, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चीटिंग ना करें, ओके। क्योंकि अपने आपके दोस्तों को भी ज़रूरत है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हर दोस्त को स्टडी की ज़रूरत है, तो हर दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ओके दोस्तों। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मतलब कि लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें एक लड़की स्टडी कर रही है। सेकंड पे ध्यान दोगे तो बॉय बॉल को नीचे फेंक रहा है। थर्ड पे ध्यान दोगे तो एक लड़की आराम से बैठकर कार्टून देख रही है। और लास्ट में आप एक देखोगे, ध्यान दोगे तो एक मैन वेट को कैरी करके आगे आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया, उस क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, इन विच ऑफ द पिक्चर्स अबो हैज वर्क बीन डन। तो हमें पूछा है कि जो ऊपर पिक्चर दिया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, मतलब अरे यही थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तो इसमें से दोस्तों किसमें वर्क हुआ है और किसमें वर्क नहीं हुआ है। अगर हम जनरली बोलने जाए तो हम बोलेंगे ये भी वर्क कर रही है क्योंकि ये भी तो कुछ काम कर रही है, ये भी तो कुछ काम कर रही है, ये भी तो कुछ काम ही कर रही है और ये भी कुछ काम कर रही है। जैसे हम घर में मम्मी को ही बोलते हैं, अगर हमने 2 घंटा स्टडी कर लिया तो मम्मी को हम बोलते हैं मम्मी आज मैंने 2 घंटा स्टडी किया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमने बहुत बड़ा वर्क किया हुआ है। पर दोस्तों फिजिक्स में वर्क का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। वो चीज़ मैं आगे डिफाइन करूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें से फिजिक्स के टर्म में किसने वर्क किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया या इसने किया। क्योंकि आपको लास्ट में खुद ही कमेंट्स करके हमें बताना है। वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो आपको कमेंट्स करना है कि फर्स्ट पिक्चर या सेकेंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर या फोर्थ पिक्चर, चारों में से किसने वर्क किया हुआ, किसके अंदर, फिजिक्स के टर्म के अंदर। जनरली हम देखें तो चारों लोगों ने वर्क किया, पर फिजिक्स हमें क्या बोलता है, फिजिक्स हमें क्या बोलता है दोस्तों, हम ध्यान देंगे। जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रिफर टू एज अ वर्क, ओके। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो मेंटल वर्क मतलब कि जो हम जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, मेंटली वर्क कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी मतलब मैंने बॉक्स यहाँ से उठा के थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे लेके गया, या कुछ भी सामान यहाँ से वहाँ तक मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, कुछ भी उठा के धक्का मार रहा हूँ, बॉक्स टेबल मेरे सामने रखा है उसको मैं धक्का मार रहा हूँ, तो ये सब मेरी क्या आ गई, फिजिकल एक्टिविटी। जनरली ये दोनों चीज़ों को, मेंटल वर्क हो गया या फिजिकल एक्टिविटी हो, दोनों को जनरल फॉर्म में हम वर्क बोलते हैं। बट दोस्तों फिजिक्स ऐसा नहीं बोलता, फिजिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता। फिजिक्स ऐसा क्यों नहीं बोलता मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके जो टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया हो उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल टर्म में अपना डेफिनेशन बना के बताता हूँ दोस्तों, ओके। तो दोस्तों आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके दोस्तों। तो क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार पढ़ता हूँ मैं, ध्यान देना। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object, ओके दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्क तब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो हम बोलेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा फिजिक्स बोलता है दोस्तों। ऐसा फिजिक्स क्या बोलता है, वर्क, पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों जो लिखा हो वो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तभी हम क्या बोलते हैं, वर्क हुआ है। चलो मैं दूसरे टर्म में बताता हूँ, अभी भी आपको समझ में, और इतना जल्दी कैसे समझ में, इतना जल्दी समझ में नहीं आना चाहिए। चलो मैं एक और डेफिनेशन, इस पे ध्यान दो दोस्तों, इस पे ये जो लिखा हुआ है, ये वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो एस होता है, इसलिए मैंने यहाँ एस लिखा हुआ है दोस्तों। ये मत बोलना सर ने ये क्या लिख दिया, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं इससे इसका हेल्प लेके मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन बना देता हूँ। वर्क इज डिफाइन एज when we apply force on any object, it displays in the direction of force. Work is defined as when we apply force on any object, it displays in the direction of force. ओके ध्यान देना मैंने क्या बोला था दोस्तों, एक बार और बोलता हूँ क्योंकि इसको लिख लो, आप लोग अच्छे से लिख लो। वर्क इज डिफाइन एज when we apply force on any object, it displays in the direction of force.
ओके, नहीं समझा, चलो समझा। यहाँ एक डायग्राम छोटा सा बना के बता, डायग्राम नहीं, एक छोटा सा पिक्चर बना के बताता हूँ। मान लो ये हमारा बॉल है, ये हमारा क्या है, बॉल है, और इस बॉल को मैंने यहाँ से फोर्स दिया, यहाँ से फोर्स दिया, और फोर्स देने के बाद ये बॉल क्या हो रहा है, ये बॉल यहाँ से यहाँ आ गया। तो बताओ वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो फिजिक्स बोलता है वर्क हो गया। फिजिक्स क्या बोलता है? वर्क हो गया। क्योंकि फिजिक्स ने हमें ये बताया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो ये टेबल है या कुछ भी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया। तो फिजिक्स ये बोलता है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, अगर वो अपना जगह डिस्प्ले मतलब अगर वो अपना जगह चेंज कर रहा है फोर्स के कारण, यहाँ से यहाँ आ गया, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ क्या हो गया, वर्क हो गया। चलो मैं और बताता हूँ। मान लो आप किसी कंपनी के ऑनर हो, आप किसी कंपनी के क्या ऑनर हो, और आपके यहाँ मान लो मैं काम करता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम है, मेरे अंदर बहुत कम ताकत है। आप मुझे बोलोगे कि आपको प्रदीप, आपको ये क्या करना, 100 kg का वेट ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक लेके जाना है, और मेरे से वो, मैं दिन भर ताकत लगाता रह गया, पूरी एनर्जी लॉस करता रह गया, पर मेरे से वो 100 kg का वेट उठा तक भी नहीं, हिला तक भी नहीं। तो और बाद में शाम को आऊँगा तो मैं बोलूँगा मालिक प्लीज़ मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ज़रूरत है। तो आप क्या मुझे पैसा दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि मैंने आपका काम किया ही नहीं। मुझे कहाँ लेके जाना था, वो जो भी वेट था उसको ग्राउंड फ्लोर से लेके थर्ड या फोर्थ, जिस फ्लोर पे आपने बोला उस फ्लोर तक लेके जाना था, पर मैं लेके गया, नहीं लेके गया, तो वहाँ वर्क हुआ नहीं, वो वर्क हुआ। क्योंकि भले मेरा कितना भी पसीना बाहर निकल गया, बहुत थक गया, बहुत थक गया, पर मैंने वर्क, फिजिक्स के टर्म में मैंने वर्क नहीं किया, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं किया, एक जगह से दूसरे जगह थोड़ा भी डिस्प्लेस नहीं किया, ऑब्जेक्ट मेरे से हिला तक नहीं, क्योंकि मैंने उसको डिस्प्लेस नहीं किया, इसलिए वर्क वहाँ नहीं हुआ। वर्क कब होता? जो ऑब्जेक्ट क्या होता, अपना जगह चेंज कर देता, तो क्योंकि मैंने कितना दम लगाया पर वो ऑब्जेक्ट मेरे से हिला तक भी नहीं। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क कब होता है। वर्क तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्ले, अपना जगह क्या करता है, चेंज करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक ही जगह बैठ के अगर 10 घंटा स्टडी करता हूँ और मैं जाके मम्मी को बोलूँगा मैंने वर्क किया हुआ है, तो मेंटली वर्क को फिजिक्स में वर्क नहीं माना जाता। वर्क कब माना जाता है? जब मैं अपना जगह क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, एक जगह से दूसरे जगह जाता हूँ, तो फिजिक्स में बोला जाता है क्या हो, मैंने क्या किया है, वर्क किया हुआ है। दोस्तों ये ध्यान दे देना, ये ध्यान देना। और जो चीज़ें मैंने बोली दोस्तों, उसको भी वैसा लिखोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा। ये प्रदीप सर की गारंटी है, 100% गारंटी, आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। क्या बोला मैंने दोस्तों? वर्क इज डिफाइंड एज व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन any object it displays in the direction of force, in the direction of force। दोस्तों ये जो लाइन बोल रहा हूँ ना बहुत ज़रूरी है, in the direction of force। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, दम लगाया, मतलब मैंने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के कारण इसने अपना क्या किया, जगह चेंज किया, वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो वर्क हुआ। ओके, क्योंकि फोर्स मैंने यहीं लगाया और ऑब्जेक्ट भी यहीं डिस्प्लेस हुआ, मैंने फोर्स यहीं लगाया और ऑब्जेक्ट भी यहीं डिस्प्लेस हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही, मतलब फोर्स मैंने यहीं लगाया और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड डिस्प्लेस हुआ, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन, ध्यान देना दोस्तों, एकदम ध्यान देना, फोर्स का डायरेक्शन और जहां डिस्प्लेस हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट जहां सरक रहा है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन। इसीलिए दोस्तों वर्क डन फाइंड होने के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो एक दूसरा वे है, उस तरह से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन। तो दोस्तों ध्यान देना, मैंने डेफिनेशन कैसे बोला एक बार मैं और आपके लिए बोलूंगा। वर्क इज डिफाइंड एज when we apply force on any object it displays in the direction of force। अगर मुझे वर्क फाइंड करना है तो मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे चाहिए, सेम डायरेक्शन में चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो मैं उसको कैसे फाइंड करूंगा दोस्तों, मैं आगे देखूंगा। तो चलो दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर हो चुका होगा वर्क कब होगा। वर्क तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं जहाँ से पढ़ता हूँ वहाँ से आप ध्यान देना। ओके, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट कब होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब फोर्स मैंने इधर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी, ऑब्जेक्ट सरकना भी इसी साइड होना चाहिए, इसी साइड सरकना चाहिए, तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। बट दोस्तों बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है कि मैं फोर्स लगाता हूँ इधर, फोर्स मैं लगाता हूँ इधर,
एक मिनट मैं ऐसा बना के बताता हूँ। फोर्स लगाता हूँ मैं इधर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है इधर, फोर्स लगाता हूँ इधर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है इधर। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, फोर्स लगा रहा हूँ मैं इधर, फोर्स लगा रहा हूँ इधर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है इधर। फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस यहाँ कर रहा है, तो मैं कैसे वर्क डन फाइंड करूंगा? तो मैं वर्क कैसे फाइंड करूंगा? देखो फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। और फिजिक्स ने तो ये बोला था कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं तो वो डिस्प्लेस कैसे होता, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, तभी मैं फाइंड क्या कर सकता हूं, उसका वर्क। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि अब कैसे फाइंड करेंगे सर वर्क डन? तो टेंशन मत लो, प्रदीप सर आपके साथ है, कैसे बताते हैं, चलो आगे। तो दोस्तों यहाँ आपको तीन प्यारा प्यारा पिक्चर दिया हुआ। फर्स्ट पिक्चर को अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें आप एकदम फोकस लगा के रखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा पीछे चला गया, मैं इस पर कर देता हूँ। आप अगर इधर ध्यान दोगे तो इसमें एक लड़की है, जो लड़की आपको दिखाई दे रही होगी कि उसने एक बॉक्स लिया है या कुछ ब्लॉक लिया हुआ है, इस ब्लॉक को उसने यहाँ से यहाँ सरकाया हुआ है। तो देखो इधर फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट यहीं से रख रहा है, तो आपको पता है कि वर्क क्या हो रहा है, वर्क एकदम करेक्ट है। हम यहाँ वर्क डन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर रहे हैं। ओके, ये पॉजिटिव वर्क है दोस्तों। ये सब के बारे में लास्ट में फोकस करूंगा, पर मेनली दोस्तों ये पिक्चर पे ध्यान दो। ये पिक्चर, ये देखो, ये क्या है, हमारा टॉय कार्ड है। ओके, मान लो कोई भी गाड़ी है या कोई भी बस है, आप कुछ भी समझ के चलो, टॉय कार्ड है। बट हम यहाँ समझते अपने बचपन में चले जाओ, अपने बचपन में भी आपने कभी ना कभी ऐसा किया होगा, पर आज बचपन को हम ताज़ा करते हैं और इस पर हम फिजिक्स अप्लाई करते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान दोगे कि ये जो लड़की है वो एक स्ट्रिंग के साथ इस टॉय को इसने बांध के रखा हुआ है और ये इस साइड फोर्स लगा रही है, इस साइड फोर्स लगा रही है। कैसे फोर्स लगा रही है? इंक्लाइंड फोर्स लगा रही है दोस्तों। कैसे फोर्स लगा रही? इंक्लाइंड, एक के ऐसे इंक्लाइंड। और फोर्स ऐसे लगा रही है, पर ऑब्जेक्ट कैसे डिस्प्लेस कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ऐसे कर रहा है। फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, ध्यान देना दोस्तों, एकदम फोकस लगा के। फोर्स कैसे लगाया जा रहा है? फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है ऐसे। फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ऐसे कर रहा है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? अब कैसे फाइंड करेंगे वर्क डन? क्योंकि आपको पता है वर्क डन फाइंड करने के लिए फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए, पर यहाँ तो अलग है। फोर्स वो ऐसे लगा रही है, फोर्स कैसे लगा रही है? ऐसे लगा रही है। और वर्क कैसे हो रहा है दोस्तों? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ऐसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या था? ऐसे। और फोर्स दोस्तों ऐसे लग रहा है, इंक्लाइन। ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल और फोर्स हम लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? इंक्लाइन। अब तो क्वेश्चन मार्क, अब कैसे करेंगे? अब तो टेंशन आ गया। अरे दोस्तों टेंशन मत लो, आपके प्रदीप सर आपके साथ में दोस्तों, सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही है। तो चलो बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं मैं दोस्तों। तो इधर ध्यान दो, एकदम फोकस लगा के इधर ध्यान दो दोस्तों। यहाँ ध्यान दो, ये समझ लो आपकी गाड़ी है, मतलब जो आपने कार्ड लिया था, जो टॉय कार्ड लिया वो ये है। इस पर आप ये स्ट्रिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो? उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इंक्लाइंड है। फोर्स कैसा है? इंक्लाइंड है दोस्तों, ध्यान दो ना, फोर्स क्या है? इंक्लाइंड है। अब दोस्तों टेंशन ये है हमारा कि हम इसका वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है, फोर्स ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि ध्यान देना, जब फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है तो हमने इसका एक कंपोनेंट ढूंढ लिया। कैसे कंपोनेंट ढूंढ लिया? चलो उसके पहले मैं एक चीज़ आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ दोस्तों, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ये देखो, ये पढ़ो। ओके, लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगा रहा हूँ वो है। F1 बी इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ता हूँ मैं, लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों अभी तक हमें बस अभी इतना ध्यान देना है। ओके, लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स। एफ क्या है? हमारा अप्लाइड फोर्स है, और जो हमने एफ का एक कंपोनेंट लिया हुआ है, वो हमारा क्या? F1। क्या होता है कंपोनेंट? चलो मैं बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा वो गाड़ी है और ये हमने इसको स्ट्रिंग के साथ बांध के रखा हुआ है, जिसको हम खींच रहे हैं, एकदम मजा करते हुए खींचते जा रहे हैं। अब दोस्तों हमेशा याद रखना कि फिजिक्स में ये हमारा जो फोर्स होता है, ऐसे इंक्लाइन फोर्स होता है, इसके एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। तो दोस्तों अभी हमें किसका काम है? हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम इस फोर्स के एक कंपोनेंट को यूज़ कर लेंगे जो अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है। जो अलोंग एक्स एक्सिस एफ के कंपोनेंट को लिया जाता है वो होता है हमारा F1। क्या होता है? हमारा F1। तो दोस्तों ये जो फोर्स के अप्लाइड फोर्स को के एक कंपोनेंट को लिया हुआ है वो क्या हो गया? हमारा F1। अब ध्यान दो, अप्लाइड फोर्स के एक
कंपोनेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं ये, क्योंकि ये कंपोनेंट ऐसा है। तो यहाँ देखो ध्यान दो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा हो गया और इसका एक कंपोनेंट भी ऐसा हो गया। कंपोनेंट मतलब फोर्स ही, तो दोनों देखो सेम डायरेक्शन में हो गए। दोनों कैसे हो गए? सेम डायरेक्शन में। कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन, मतलब फोर्स भी, फोर्स का एक कंपोनेंट ही है, उसका पार्ट ही है, तो इसको भी फोर्स ही बोलेंगे। तो फोर्स का एक कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फोर्स के कंपोनेंट के का यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ वर्क फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना एकदम अच्छे से। देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा फोर्स है, हमारा क्या है? फोर्स है। फोर्स का जो एक कंपोनेंट, फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे, पर हमें यहाँ एक ही कंपोनेंट का काम है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या ले लिया? F1। क्या ले लिया? एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट फोर्स के दूसरे एक कंपोनेंट को हमने F1 ले लिया। अब ये F1 भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, और दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वर्क फाइंड कर सकते हैं। बट दोस्तों हमें इस F1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस F1 की वैल्यू क्या है? इस F1 की वैल्यू क्या है? इस F1 की वैल्यू फाइंड करके तो ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों लाइन वाइज करता हूं मैं, दोस्तों ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पर मैंने यहाँ फोर्स नहीं लिया, फोर्स का एक कंपोनेंट लिया है, तो मैंने अब क्या लिया? F1 लिया है। क्या लिया है? F1 लिया। दोस्तों एकदम ध्यान देना। अब ये F1 कैसे मैं फाइंड करूँगा? F1 कैसे फाइंड करूँगा दोस्तों? अब यहाँ ध्यान दोगे तो अभी जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ चीज़ें, वो चीज़ें दोस्तों आपके लिए नया होगा। क्यों नया होगा? क्योंकि अभी देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री ये ज्योमेट्री का एक लेसन है जो 4th या 5th लेसन है, वो आपको राहुल सर पढ़ाने वाले। अगर आप ज़्यादा और इंटरेस्टेड हो कि अभी आपको देखना है, तो राहुल सर ने ट्रिग्नोमेट्री पे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो हमारे प्लेलिस्ट उस पर बना हुआ है कि हम उसके फॉर्मूले को इजी वे में कैसे याद कर सकते। तो दोस्तों अभी चाहे हो तो देख लो, पर 9 के बच्चों टेंशन मत लो, वो लेसन आपको आने वाला है। वो लेसन जैसे ही आएगा तो राहुल सर फिर से आपको फॉर्मूला उसी वे में समझाने वाले, बहुत सारे ट्रिक लेके समझाने वाले। और जीटी वाले, जीटी फैमिली को हर तरह अलग तरीके से समझाते हैं कि सब भूल जाओ पर वो कभी मत भूलो। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री, जो दोस्तों जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ प्लीज़ उस पर बस ध्यान दो, क्योंकि देखो ये चीज़ें नई है और ये चीज़ें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेसन अगर मैं वो एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये छूट जाएगा। तो जो चीज़ें मैं यहाँ बोल रहा हूँ बस उतना याद करो, बाकी जब लेसन आएगा तो राहुल सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों यहाँ जितना आपके काम की चीज़ें उतना मैं बताता हूँ। दोस्तों देखो, ये जो थीटा होता है, ये जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला, दोस्तों जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ फोकस करो, आपके लिए नया है, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, थीटा के सामने जो है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। और ये होता है हमारा थीटा के नीचे जो होता है वो होता है हमारा एडजेसेंट साइड, और ये जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है, मुझे ये थीटा फाइंड करना है, तो थीटा मैं कैसे फाइंड करूंगा दोस्तों? ध्यान दो, अगर मुझे थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा। दोस्तों कॉज ये सब क्या है फिर से बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जब यूज़ किया जाएगा तो उसमें कॉज ही नहीं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। बट अभी ये छोटे से टॉपिक के लिए बस याद रखो कि मैंने यहाँ कॉस थीटा यूज़ है, इसको बाय हेड ही करो दोस्तों, क्योंकि अभी देखो ये पता नहीं गवर्नमेंट ने पहले इसको क्यों दे दिया, क्योंकि वो लेसन नहीं हुआ तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा। बट यहाँ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको याद करो। कॉस थीटा, इस थीटा को निकालने के लिए मैंने यहाँ कॉस अप्लाई किया, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस, मतलब एडजसन, ये एडजसन बेस नहीं होता, एडजसन अपॉन हाइपोटेनस होता है। ए मतलब एडजसन, एडजसन अपॉन हाइपोटेनस, एडजसन अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान देना दोस्तों, ये मुझे थीटा फाइंड करना, और थीटा के लिए मैंने यहाँ कॉस का फॉर्मूला लगाया, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजसन अपॉन हाइपोटेनस, एडजसन अपॉन हाइपोटेनस। और एडजसन दोस्तों यहाँ क्या है? F1 है। एडजसन क्या है? यहाँ F1 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया F1। ओके, और हाइपोटेनस क्या है दोस्तों? हाइपोटेनस ये क्या है? हमारा F है, हमारा क्या है? F है। ओके दोस्तों, तो समझ गया कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजसन अपॉन हाइपोटेनस, एडजसन अपॉन हाइपोटेनस। और एडजसन हमारा क्या है दोस्तों? F1, एडजसन हमारा क्या है? F1। और जो हमारा ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है? F। देखो इसकी वैल्यू ये F है, और ये हमने जो कंपोनेंट लिया था वो क्या था? F1। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, ध्यान देना एकदम अच्छे से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ मुझे F1 की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों मैंने एकदम छोटा सा लिखता हूँ, क्योंकि छोटा सा ही लिखूंगा। कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया? F1 अपॉन F आ गया, F1 अपॉन F। पर मैंने क्या बोला?
मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, F1 की वैल्यू चाहिए। तो F1 की वैल्यू आ गई ना दोस्तों, ये F1, ये F को किसके साथ, ये F को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉस के साथ। तो F मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, F1 की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, F1 की वैल्यू मिल गई। अब उस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। उस फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, W इक्वल टू फोर्स। फोर्स हमारा क्या था, कंपोनेंट वाला फोर्स था, इसलिए F1 लिया। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, S। और F1 की वैल्यू क्या आ गई थी दोस्तों, देखो यहाँ F1 की वैल्यू निकाली हुई। F1 की वैल्यू क्या आ गई थी, F cos थीटा। F cos थीटा, अरे पूरा मिट गया। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या टेंशन है दोस्तों। चलो मैं यहाँ से लिखूंगा, आप cos थीटा, छोटा लिखता हूँ, नहीं तो बड़ा लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगा। cos थीटा इक्वल टू F1 अपॉन F। और अब F1 कैसे निकलेगा दोस्तों, फिर से मैंने वही आपको बता रहा हूँ। F को जब मैं cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, F cos थीटा, ओके। तो F1 की वैल्यू ऐसे निकल गई, मैंने अभी फिर से बताया, फिर से मैंने बता दिया, ओके। अब दोस्तों, अब आपको पता है वर्क डन, पर हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या था, F1 इंटू एस। क्योंकि यहाँ हमने किसको लिया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लाइन में क्या था, कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है, F1। तो F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। और F1 की वैल्यू हमारी क्या है, F1 की वैल्यू देखो यहाँ मैंने फाइंड भी किया था और यहाँ भी लिखा भी है, देखो यही लिखा। तो F1 क्या है हमारा, F cos थीटा। F cos थीटा, थीटा ठीक से बना नहीं है दोस्तों, पर समझ लो, F cos थीटा, ये F1 की वैल्यू होगी और आगे हमारा S, ओके। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसको मैं सिस्टमेटिक वे में थोड़ा लिख लेता हूँ, सिस्टमेटिक वे में थोड़ा यहाँ लिख के दिखाता हूँ। F इंटू एस एक साथ लिख देता हूँ, ये F और S एक साथ लिख दिया, और cos थीटा में उसके आगे लिख देता हूँ, ओके। हो गया दोस्तों, ये वर्क डन। कब ये फाइंड करना है, जब डिस्प्लेसमेंट और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है दोस्तों, जब डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स लगा रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो, तो हम यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों देखो यहाँ सब कुछ वही लिखा हुआ है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस इंटू हाइपोटेनस। बेस मतलब दोस्तों एडजस्टन मतलब ये वाला, ओके, हाइपोटेनस, ओके। बेस हमारा क्या था, F1, हाइपोटेनस क्या था हमारा, F। तो इसीलिए हमारा F1 इक्वल टू F मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा के साथ, इसलिए हमारा F1 इक्वल टू F कॉस थीटा आ गया। फिर से दोस्तों हमने इसके अंदर पुट कर दिया था, F1 की वैल्यू पुट की थी, तो हमारा आंसर आ गया। F1 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, देखो यहाँ क्या था, ये देखो ये क्या था हमारा F1। तो F1 की वैल्यू क्या है, F cos थीटा इंटू एस, और फिर F और S साथ में ला दिया और हमारा फार्मूला बन गया W इक्वल टू F S cos थीटा। ओके दोस्तों, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, कब, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं लगता होगा तब। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम देखते कुछ चीज़ें, ध्यान देना दोस्तों, ये फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। जब हमारा ये थीटा 0 डिग्री पे होगा, कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे होगा, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो दोस्तों ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, जब भी थीटा, इधर चलो मैं करता हूँ, F इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ओके। थीटा जब भी 0 डिग्री होता है, कितना होता है, थीटा 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, तो उस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। कॉस कितना, 0 डिग्री, और इस कॉस अगर 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगी दोस्तों, 1, क्या हो जाएगी, 1। ये एस मैंने नहीं लिखा, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू क्या हो जाएगा, एस। क्योंकि दोस्तों देखो ये थीटा कॉस 0 डिग्री, ये इसके जगह पे क्या है 0, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 1, और हमारा क्या बचेगा, ओनली क्या बचेगा हमारा, बताओ फटाफट क्या बचेगा, हमारा बचेगा ओनली एफ इंटू एस। क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया हमारा 1, और आगे क्या बचा, एफ इंटू एस। अब दोस्तों आगे ध्यान देते हैं, अगर मान लो ये थीटा ये वाला थीटा कौन सा वाला, ये कॉस थीटा अगर 90 हो जाता है, कॉस थीटा अगर क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, तो कॉस, हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वैल्यू आपको याद रखना, कॉस 90,
देखो इस थीटा के जगह पे मैंने किसकी वैल्यू पुट की है, किसकी, इस कॉस थीटा की, इस थीटा के जगह मैंने किसकी वैल्यू पुट की 90, और कॉस 90 हमेशा क्या था 0। और दोस्तों अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, cos 90 कितना होता है 0, और ये 0 हो गया तो सब मल्टीप्लाई है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इसीलिए जब भी थीटा की वैल्यू 90 होती है तो आंसर क्या आएगा 0। अब दोस्तों अब जब भी, अब ध्यान दो फिर से अब पूरा करके दिखाता हूं मैं, W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है, अब थीटा की वैल्यू है 180, कितना है, अब लिख देता हूं मैं कॉस थीटा के जगह पे कितना लिख दिया 180। और जब भी कॉस 180 होता है, कॉस कितना होता है 180 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, कितना होता है दोस्तों -1, और -1 होगा तो फॉर्मूला सिंपली क्या बन जाएगा W इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, क्योंकि यहाँ cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, बस आगे साइन लगा दो माइनस का। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान दोगे, आपने इसमें ध्यान दिया, ये हमारा प्लस में आंसर, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉजिटिव वर्क। ओके दोस्तों ये ठीक से बना नहीं पर आप समझ लो पॉजिटिव वर्क, क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। और ये हमारा क्या बनेगा, जिसमें 0 आया तो ये बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 0 वर्क, क्या बोलेंगे 0 वर्क, ये क्या होने वाला 0 वर्क। और लास्ट वाला हमारा क्या बनने वाला है दोस्तों, नेगेटिव वर्क, क्या बनने वाला है नेगेटिव वर्क। ओके, तो इसमें आंसर हमारा, क्योंकि cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता, तो ये पूरा 1 हो गया, तो F1 को FS के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो FS ही बचेगा, तो ये हो गया प्लस। और जिसका आंसर क्या आया, जिसके जो भी 180 डिग्री परफॉर्म कर रहा है, तो 180 डिग्री क्या होता है 1 होता है, क्या होता है -1 होता है, क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो आंसर क्या है W इक्वल टू माइनस एफ एस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क। ये हमारा पॉजिटिव वर्क, ये 0 वर्क, और ये हमारा क्या है नेगेटिव वर्क। तो दोस्तों ये भी मैंने सॉल्व करवा के बता दिया दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे हम। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब यूनिट ऑफ वर्क, जैसे आपको पता है अगर हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं दुकान पे, अगर राइस लेने जाते हैं तो 1 बोलते हैं, 1 राइस 2 राइस थोड़ी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि 1 kg 2 kg ऐसे एक यूनिट लगाते हैं। अगर ऑयल लेने जाते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वर्क का भी एक यूनिट होता है, दोस्तों करके मैं बताता हूँ आपको। वर्क इक्वल टू इसका जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो वर्क का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है। और जो फोर्स का यूनिट होता है, वो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, और उसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में अगर पूछा राइट द यूनिट ऑफ वर्क, तो आप क्या लिखोगे, या तो जूल लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट क्या होता है, या तो न्यूटन मीटर या तो जूल। ओके दोस्तों, या तो डायरेक्ट जूल लिखो या तो न्यूटन मीटर। तो देखो दोस्तों यही तो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है, यही वाला चीज़। In SI system, the unit of force is Newton and unit of displacement is meter. Thus, the unit of force is Newton meter and this is called a joule. Okay, this is called a joule. Okay दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। The unit of force is Newton meter दोस्तों, ये यहाँ वर्क आएगा। The unit of work is Newton meter. This is called a joule. Okay, this is called a joule. Okay, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अब दोस्तों 1 जूल, अगर एग्जाम में 1 जूल डिफाइन करने के लिए आता है, जैसे अभी हमने बनाया था फॉर्मूला, हमने बनाया, अभी हमने एक यूनिट बना दिया, जूल इक्वल टू क्या था न्यूटन मीटर। तो अब बस अब क्या है कि 1 लगा देते हैं। अब इसी तरह एग्जाम में आएगा डिफाइन 1 जूल, तो कैसे डिफाइन करोगे 1 जूल क्या है हमारा वर्क, न्यूटन किसका है फोर्स, और मीटर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों इसी तरह डिफाइन करेंगे 1 joule work is defined as ध्यान देना दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह आप बोलोगे तो आपको एकदम सिंपल हो जाएगा। 1 joule work is defined as 1 Newton of force applied on an object. It accelerate
1 मीटर, इट एक्सेलरेट 1 मीटर, या तो इट डिस्प्लेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हो गया दोस्तों, एकदम सिंपल। जैसे मैंने पहले बताया था, एक बार मैं और बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे दोस्तों मैंने अब बस इसी को जूल की तरह से मैंने बोल दिया, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, जूल किसका है? वर्क। ओके, फिर इसके अलावा ये न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। मीटर किसका यूनिट होता है? मीटर। मीटर मीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों ध्यान दो, 1 जूल वर्क इज डिफाइन एज 1 जूल वर्क इज डिफाइन एज 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स किस पे लगाएंगे? ऑब्जेक्ट पे। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जैसे हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इट एक्सेलरेट या डिस्प्लेस, इट एक्सेलरेट और डिस्प्लेस 1 मीटर। कितना डिस्प्लेस होगा? 1 मीटर। हो गया दोस्तों, डिफाइन हो गया। क्या टेंशन है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है दोस्तों। तो ऐसे ही लिखना, ये आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब सीजीएस, अब एक ऐसा यूनिट होता है, एक सी, जैसे केजी का अगर हम केजी लेंगे तो ये ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? केजी होता है। अगर वही हम सीजीएस पूछे तो सीजीएस क्या होता है दोस्तों? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना, ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। जैसे ऐसा यूनिट लेंथ का, ऐसा यूनिट लेंथ का हम लेंगे तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और वही हम सीजीएस ले तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो उसी तरह दोस्तों हमें वर्क का भी सीजीएस यूनिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? सीजीएस यूनिट। तो ध्यान देना कैसे कर रहा हूँ, एकदम मस्त से ध्यान देना। फिर से वैसे लिख रहा हूँ, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर दोस्तों अब हमें क्या लिखना है? सीजीएस यूनिट। वर्क का ध्यान देना दोस्तों, जो बोल रहा हूँ, वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और जो सीजीएस यूनिट फोर्स का होता है वो होता है डाइन। वो वाली डाइन नहीं, हाँ, डाइन। और जो डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। ओके, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो इसी तरह देखो ये फॉर्मूला बन गया। अगर वर्क का कोई सीजीएस यूनिट बोला तो आप अर्ग भी बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो? डाइन। डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, वही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। ये देखो, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। और डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर, अभी जो मैंने बताया। दस द यूनिट ऑफ वर्क, देखो यहाँ करेक्ट लिखा हुआ, ऊपर गलत लिखा था। यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा हमारा? डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर बोलो या तो अर्ग बोलो दोस्तों, डाइन सेंटीमीटर या तो अर्ग। ओके दोस्तों, तो इसको भी देखो इसी तरह पढ़ना है। अगर एग्जाम में आता है डिफाइन 1 अर्ग, डिफाइन 1 अर्ग, तो कैसे डिफाइन करोगे उसको दोस्तों? पहले ऐसे पूरा लिख लेने का, आपको याद रहेगा। 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू 1 से, तो ऐसे लिखोगे। ये किसका? वर्क। ये किसका है? फोर्स। ये किसका है? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे 1 अर्ग वर्क, 1 अर्ग वर्क इज डिफाइन एज 1 अर्ग वर्क इज डिफाइन, 1 अर्ग वर्क इज डिफाइन एज 1 dyne force applied on an object, it accelerate or displace in 1 centimeter. ओके, हो गया दोस्तों। क्या हार्ड है दोस्तों? तो इसी तरह बस यहाँ अर्ग लगाना है। उसके अंदर क्या लगाया था हमने? आपको याद होगा जूल, वहाँ हमने न्यूटन यूज़ किया था, यहाँ डाइन, वहाँ मीटर यूज़ किया था, यहाँ सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो इस तरह हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। रिलेशन बिटवीन जूल और अर्ग, ये दोस्तों आपको याद करके रखना है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ओके, और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर, ये तो आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर होता है। या ऐसे लिखा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दिया। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों ये सब याद रखो, और ये रिलेशन एग्जाम में आ सकता है, ये वाला। तो वर्क इक्वल टू क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये सब मैंने कौन सा यूनिट लिखा है? एसआई यूनिट। देखो सबका सब मैंने एसआई यूनिट लिखा है, ये वाला, ये एसआई यूनिट है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 जूल फिर से लिखा। 1 न्यूटन कितना होता है दोस्तों? 10⁵ डाइन, तो 10⁵ डाइन लिख दिया।
1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। देखो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन मैंने लिख दिया। 1 मीटर इक्वल टू कितना 10⁻² सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितना हो गया टोटल 10⁵ इंटू 10⁻²। आपको इंडाइसिस का रूल पता है, अगर बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को प्लस कर सकते हैं। इसलिए 5 इंटू 2 कितना 5। देखो बेस कॉमन ले लिया, अगर याद रखो बेस अगर सेम है तो पावर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो बेस 10 मैंने कॉमन ले लिया और 5 2 कितना होगा 7। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग दोस्तों। क्योंकि डाइन और सेंटीमीटर, डाइन और सेंटीमीटर का इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने ऊपर ही बताया था। देखो डाइन और सेंटीमीटर का इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, अर्ग। ये 10⁵ इंटू 10⁻² को प्लस किया तो 10⁻7 हो गया। डाइन और सेंटीमीटर का शॉर्ट जो होता है क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो दोस्तों ये एग्जाम में आता है, इसको समझ के रखना दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट ही जाऊँगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। और दोस्तों इसका एग्जांपल और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओगे, ओके, कि पॉजिटिव वर्क कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क कौन सा। क्योंकि दोस्तों बहुत चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ध्यान दो, पॉजिटिव वर्क अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, अभी हमने देखा था जब डिग्री 0 आया था, जो हमारा थीटा था, सॉरी डिग्री बोल रहा मैं, थीटा था, जो थीटा था हमारा 0 डिग्री आया था, तो आंसर हमारा प्लस में आया था, तो हमारा वर्क क्या था, पॉजिटिव वर्क था। फिर हमने एक जगह देखा जहाँ थीटा क्या था 90 था, तो हमारा आंसर किस में था, 0 था। तो हमने क्या बोला वहाँ जो हमारा आंसर आया था वर्क डन क्या था, 0 था, वर्क डन क्या था, 0 था। एक जगह थीटा हमारा कितना आया था, थीटा इक्वल टू 180 आया था, तो आंसर जो हमारा थीटा इक्वल टू 180, तो कॉस थीटा 180 कितना था, -1। तो हमारा जो वर्क इसमें था नेगेटिव में। तो दोस्तों अब ये जो ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ओके। when the force and displacement are in the same direction, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, the work done by the force is positive। दोस्तों सोचने वाली भी बात है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे लिए जो वर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे, मान लो फोर्स इधर रख रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ओके दोस्तों, तो ये समझने वाली चीज़ है। फोर्स इधर लग रहा है, वर्क इधर हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको पता है जो हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। ओके, अब दोस्तों लास्ट वाला 90 मतलब पता है दोस्तों, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए आंसर क्या होता है हमारा 0। तो यहाँ ध्यान दो, when the applied force does not cause any displacement, when the force and the displacement are perpendicular to each other, the work done by the force is 0। ओके, कैसे बता दो दोस्तों, ध्यान दो, ये हमारा, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा क्या फोर्स है, और वर्क डन उस पर ऐसे हो रहा है। तो फिजिक्स के टर्म में जब कोई भी वर्क और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाता है, 0। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाता है, 0। चलो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल की तरफ एक एग्जाम्पल, भारी वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल मैं ही बता देता हूँ, बाकी का एग्जाम्पल तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे दोस्तों, कमेंट्स की बरसात होनी चाहिए। ये हमारा हो गया ऑर्बिट, किसका ऑर्बिट है, ये हमारे अर्थ का ऑर्बिट है, मतलब अर्थ इसमें घूमता रहता है, ये हमारा सन है। ओके, ये सन देखो हमेशा एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, वो अपना जगह डिस्प्लेस नहीं करता एक जगह, ये एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर मैं यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ, ये हमारा क्या है एंगल, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं दोस्तों। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, आओगे तो मैं ही पढ़ाऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे हो रहा है, इधर बना के दे, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो दोस्तों ये परपेंडिकुलर हो गया ना, इसीलिए जो ये प्लैनेट वर्क करता है वो वर्क हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वर्क क्या हो जाता है, मतलब बोला जाता है कि वो उसी जगह पे घूम रहा है, उसी जगह पे घूम रहा है, इसीलिए जो वर्क बाय द प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जो घूमता रहता है अपने वो ऑर्बिट पे, तो उसके वर्क को फिजिक्स में कंसिडर किया जाता है 0। कैसे दोस्तों, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये उसका ऑर्बिट है, ये मान लो हमारा सन है, ओके, ये हमारा
अर्थ है, ये हमारा क्या अर्थ इसी में घूम रहा है। अगर अर्थ डायरेक्ट टुवर्ड द किसकी तरफ रहता है, किसकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है, सन की तरफ। और यहाँ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये घूमता कैसे है दोस्तों, ऐसे। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और ऐसे एक लाइन बनाऊँ तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये बस ये अर्थ की यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे परपेंडिकुलर। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क क्या हो जाता है दोस्तों, वहाँ जीरो। वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, और वो भी एक ही जगह परफॉर्म करता रहता है, इसलिए वर्क वहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। तो दोस्तों ये तीन मैंने बता दिया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, और अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक प्यारा सा कमेंट्स करें, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है दोस्तों उसको कमेंट्स में लिखें, मैं आपको देखने वाला हूँ कौन कौन कमेंट्स करता है दोस्तों। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।